वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली मैं आज आपसे बात करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स होते हैं जिसमें हम डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन से टूल्स होते हैं जिनसे हम मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई साइड को स्टडी करते हैं। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई साइड क्या होती है? किसी भी चीज़ के आपके पास मौजूद होने का नाम किसी भी चीज़ को मौजूद होने का नाम आपकी सप्लाई होती है, और उसको कंज्यूम करने की जो सलाहियत होती है उससे डिमांड, मतलब उसकी जो डिमांड कहा जाता है। मतलब जो लोगों को, जो आपके पास चीज़ मौजूद है, जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब वो मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, अब मैंने उन चीज़ों को क्या किया, उन चीज़ों को किसी सिस्टम के अंदर मुझे यूज़ करना है, यानी मेरे कंज्यूमर तक उस चीज़ को पहुंचाना है। जब कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचेगी और जो कंज्यूमर उससे डिमांड करेगा, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सप्लाई और डिमांड को किस तरह से डील करती है, किस तरह से ट्रीट करती है, वो हम आज आपको डिस्कस करके बताएंगे। बेसिकली देखें जी, अगर कोई सप्लाई और डिमांड का कोई फैक्टर होता है तो वो प्राइसिंग फैक्टर होती है सबसे बड़ी। फिर टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर होता है, ठीक है। टेस्ट के अलावा क्या होता है कि क्वालिटी होती है, क्वालिटी के ऊपर बात हो जाती है, क्वालिटी पर डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क पड़ता है। और इसके जो है वो सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो टाइप ऑफ सर्विस भी हमारी डिमांड के अंदर कंसीडर की जाती है, हम इसको इसलिए एज ए डिमांड कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक टूल के ऊपर बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक टूल जो है वो हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि हम लोग किस तरह से डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ जो है प्लेलिस्ट डिस्टर्ब हुई हुई है, तो ये कि ये भी इंट्रोडक्टरी वीडियोस चल रही हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, कि जो बिगिनर्स को अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ ये है क्या, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट क्या पेश करता है। तो ये बिगिनर्स के लिए मैं इसको यहाँ एलोबरेट कर रहा हूँ, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो बिगिनर्स जो हैं वो इस बात को कैपेसिटाइज कर सकें कि जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई वो है क्या। बेसिकली डिमांड वो चीज़ होती है जो कंज्यूमर को चाहिए होती है, चीज़ वो डिमांड होती है, ठीक है। और जो आप प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर बनाने वाले के पास जो उसकी सप्लाई मौजूद होती है, यानी जो उसके पास सामान मौजूद होता है किसी को देने के लिए, उस वो जो है सप्लाई कहलाती है, ठीक है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके इकोनॉमी के। फिर इस इकोनॉमी फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका फर्दर हम इसकी डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इस सेक्शन में अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो डिमांड कर्व, मतलब सबसे पहले जो है मैंने जैसे आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया था, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ये उनकी थिंकिंग थी, ठीक है। मगर अब जो है इसके अंदर थोड़ी सी एवेल्युएशन आ गई है, ये चीज़ बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें बाकायदा प्रॉपरली जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कर्व ड्राइव किया है, उसी कर्व का कुछ नेमुल बदल है कह लें, या उसी कर्व को जो है कुछ इस तरह से डील किया गया है जिसमें आप डिमांड कर्व देखते हैं। जब हम डिमांड कर्व की थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। बेसिकली कर्व क्या होता है कि एक ग्राफ होती है, वो ग्राफ ये बताती है कि आपकी इकोनॉमी में जो कंडीशन है, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो रिसोर्सेज आपके पास किस हद तक मौजूद हैं और आप कितना उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कितनी वो बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो ये कर्व होता है जो दिखाता है आपको कि डिमांड, यानी आपकी जो कंज्यूमर की वांट है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करना चाह रहा है, या कंज्यूमर कंजप्शन कैपेसिटी है कंज्यूमर की, वो हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये आपको दिखाता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस हो, किसी की प्राइस को कह लें, या किसी सर्विस क्वालिटी को कह लें, उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है कंज्यूमर की तरफ से, ठीक है। टिपिकली इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, कभी कभार ये डाउनवर्ड इंडिकेट करता है, और कभी कभार ये जब प्राइस इंक्रीजेज होती हैं तो ये क्वांटिटी को शो कराता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, और उसके बाद वाइस वर्सा पर आ जाती है, अपनी कंडीशन में आ जाती है। जैसे बाद दफ़ा क्या होता है कि आपकी किसी चीज़ की प्राइस बहुत कम होती है, तो आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को कहीं एवेल्यूएट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आप उसे कैरी डाउन नहीं कर पाते हो, कि आपकी जो सिस्टमेटिकली आप जो डिस्कशन करना चाह रहे हो या आपको जो बताना चाह रहे हो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो डिमांड साइड, यानी डिमांड कर्व, हमारे पास एक कर्व होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और हम इसको एलोबरेट करेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी वे में हम आपको बताएंगे
कि ये टूल्स होते हैं जिससे हम डिमांड एंड सप्लाई को वेरीफाई करते हैं। डिमांड कर्व एक टूल होता है, उस टूल से क्या होता है कि वो ग्राफ होती है, वो ग्राफ एक तरह से कर्व शो कराती है कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, यानी कितना वो आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहता है या उसकी जो ज़रूरत है वो क्या हद तक जा रही है, वो कितनी उसके लिए डिमांड करता है, कितनी उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे मज़ीद, तो हमारे पास आ जाते हैं जी दूसरी सप्लाई साइड। इसी कर्व का एक और हिस्सा होता है जो सप्लाई साइड कर्व होता है, यानी एक तो डिमांड साइड कर्व होता है, एक उसी कर्व का दूसरा हिस्सा होता है जो सप्लाई साइड पे होता है। सप्लाई साइड कौन सी साइड होती है? जो प्रोडक्शन फैक्टर्स की साइड होती है, यानी जो प्रोड्यूसर के पास जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की पावर या रिसोर्सेज होती हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड की रिसोर्सेज और पावर्स को हम सप्लाई साइड पर डिस्कस करते हैं कि हम इतनी चीज़ों की सप्लाई दे सकते हैं और कंज्यूमर की डिमांड इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या उसको अल्टरनेटिव चेंज दे सकते हैं। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड्स के अंदर और इनके अंदर इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अब आपके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली इक्विलिब्रियम एक ऐसी ग्राफ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों डिमांड साइड और सप्लाई साइड के दोनों कर्व को हम मर्ज करते हैं तो उसका एक पॉइंट आ जाता है जहां कंसेक्यूटिव पॉइंट बन जाता है, यानी उस पॉइंट से क्या होता है, उस पॉइंट से जो है वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इंटरसेक्शन जो है ये क्या शो कराती है कि इक्विलिब्रियम है, यानी जब आपकी डिमांड जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। जैसे कि अगर हम से लॉ की बात कर लेते हैं तो सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, अगर उसकी लॉ पर बात की जाए कि सप्लाई जो है वो खुद ही एक डिमांड क्रिएट कर लेती है मार्केट के अंदर, तो ये कंडीशन अगर हम देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी एक पॉइंट आ जाता है जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने लगते हैं। हम इसको फर्दर एलोबरेट करेंगे क्योंकि ये भी इंट्रोडक्टरी है और बिगिनर्स के लिए है, तो हम इसको भी ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि ये कंसेप्ट होते क्या हैं। बेसिकली हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोफेसर या टीचर्स हमें बताते हैं कि जी आपका जो ये डिमांड है सप्लाई साइड है, अब उनको डिमांड साइड सप्लाई साइड ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स को, तो वो आगे क्या उसके अंदर कोई इनोवेशन करेंगे या उसको क्या चेंज करेंगे। तो ये चीज़ हम डिस्कस करने के लिए आज आपको ये स्लाइड्स के थ्रू समझा रहे हैं कि आपका जो डिमांड साइड या जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड साइड है या जो आपकी बेसिक साइड है वो किस तरह डील की जाती है, किस तरह से डील करेंगे हम उसे, कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अगर अब हम बात कर लेते हैं वेरी नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है शिफ्ट फैक्टर। अब शिफ्ट फैक्टर्स क्या होते हैं कि डिमांड कभी कभार शिफ्ट हो जाती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस है, उसकी इनकम है, प्राइस की रिलेटेड है, उसके अलावा उसका टेस्ट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपकी 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 सप्लाई से जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि भाई देखें एक बंदे के पास जो है वो कम उसकी पे है, उसका पैकेज कम है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसको अपनी तमाम चीज़ों को ज़रूरियात को पूरा करना है, तो वो कोशिश ये करता है कि आपकी जो डिस्कशन ऑफ जो आपकी डिस्कशन होती है उस डिस्कशन को वो चेंज कर लेता है। बेसिकली वो क्या करता है, वो उस चीज़ को एक अथेंटिक वे में इस्तेमाल करता है जिससे आपको जो है एक रिजल्टिंग अमाउंट या एक रिजल्टिंग फैक्टर मिल जाता है, जिस फैक्टर को आप समझ सकते हैं कि आपकी पास उसकी क्या वैल्यू, क्या हैसियत जनरेट होती है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत दफ़ा आपका जो सप्लाई है और डिमांड है वो लोगों के टेस्ट, लोगों के बिहेवियर, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, उनका रैशनल बिहेवियर, इसकी वजह से उसकी जो डिमांड और सप्लाई है, जैसे सिंपल की बात है कि एक सर्फ बन रहा है, ठीक है, अब वो सर्फ जो है वो कई कंपनीज बना रही हैं, अब किसी कस्टमर को वो सर्फ पसंद आता है, किसी कस्टमर को वो नहीं पसंद आता, तो कुछ कस्टमर्स जो हैं उसको कंज्यूम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम शिफ्ट फैक्टर जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम कर्व, जब हम कर्व को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इसको आपको बताएंगे कि शिफ्ट फैक्टर होता क्या है, किस तरह से कर्व शिफ्ट होते हैं, क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी क्या शिफ्टिंग की क्या कंडीशन होती है और किस वजह से हम उसे देख सकते हैं कि वो हमारी कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उस चेंजेस को हम यहाँ नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक वैल्यू बनती है, कि हमारा एक अजीब स्टैंडर्ड बनता है कि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन हमारे लिए किस तरह से हम आगे जाके इसको एलोबरेट करेंगे। उसके बाद करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ रहा होता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस कम आ रही होती हैं, तो इस वजह से भी आपका जो सप्लाई साइड है या जो आपका सप्लाई साइड है वो इससे मुतासर होता है और जो डिमांड साइड है वो इनकम ऑफ द
कस्टमर इनकम ऑफ कस्टमर, टेस्ट ऑफ कस्टमर से ये जो है वो प्रॉब्लम आता है। ये आपका डिमांड साइड पे जो है वहाँ फ़र्क पड़ता है, वहाँ शिफ्ट होता है। लेकिन जब ये आपका जो है वो जब वो सप्लाई साइड पे होता है तो वहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर रेट बढ़ जाता है, लेबर फैसिलिटेशन बढ़ जाती है और बहुत सारी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है और उसको कैरी डाउन नहीं कर पाता, ना कैरी कर पाता, ना कैरी करता है उसे। फिर आ जाते हैं जी सरप्लस, सरप्लस एंड शॉर्टेज। सरप्लस बेसिकली कंडीशन क्या होती है, सरप्लस जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस वो कंडीशन होती है जहां आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाए। यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड है 5 बोतलों की, लेकिन आपके पास 20 बोतलें आ रही हैं जो कि 5 की बजाय 4 बोतलें निकलना शुरू हो गई हैं। तो अब आपके पास जो 15 जो बच रही हैं वो आपका सरप्लस कहलाता है। बेसिकली सरप्लस का कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि सरप्लस क्या होता है, क्योंकि हम आगे बहुत ज़्यादा इस इन वर्ड्स के थ्रू आपको जब अब आगे जाकर हम जब थ्योरीज को डिस्कस करेंगे तो ये वर्ड्स आपको मजीद ज़्यादा परेशान करेंगे। यार सरप्लस क्या होता है, सरप्लस के मीनिंग्स क्या हैं, सरप्लस क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा इस तरह से। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें हम सरप्लस बताते हैं आपको कि सरप्लस होता क्या है। सरप्लस वो होता है कि जो क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा मौजूद हो, ज़्यादा मकदार में मौजूद हो बनिस्बत इसके कि जो आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास 15 बोतलें हैं और 15 बोतलों में मेरे पास 8 बोतलों की डिमांड है या 10 बोतलों की डिमांड है, तो ये जो बोतलों की डिमांड है, ये बोतलों की डिमांड हमारे लिए एक रीज़नेबल, एक विदाउट रीज़न कॉस्ट बन जाएगी। ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे हम इसको कैरी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमें समझ नहीं पाएंगे हम कि किस तरह से ये बैलेंस की जाएगा। तो सरप्लस आपका वो होता है, ठीक है। फिर शॉर्टेज, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड हाई है, सप्लाई नहीं मिल रही पीछे से, तो उस सूरत में भी आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो थोड़ी सी मुतासर होती है। उसको भी हम आगे लॉज के थ्रू और डिफरेंट किस्म के इक्विलिब्रियम लॉज हैं, डिफरेंट किस्म की जनरल थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि सरप्लस यानी जब आपकी एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाए और जब आपके पास निकलने का ना हो तो ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, उसकी जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि कस्टमर की पहुंच से बाहर हो रहा था। जैसे करंटली हम बात करें अंडर डेवलप्ड स्टेट की, या हम जिस कंट्री में बिलोंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की कंडीशन है, इस वक्त एक सरप्लस की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि जहां पर हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो इस वक्त जो इकनॉमी है वो बहुत अजीब इम्बेलेंस इकनॉमी है। तो वैसे ही हम अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, दूसरा ये कि अंडर डेवलप्ड स्टेट के जो मसले रहते हैं वो मसले यही रहते हैं कि जब हम मसले इतने बढ़ जाते हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट के कि वो बैलेंस नहीं कर पाते। और ये इतना क्रिटिकल मसला है कि आपके पास सरप्लस भी है और बाद चीज़ों का शॉर्टेज भी है। तो यहाँ आपकी इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएशन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम जिसको अगर आगे जाके जब हम थ्योरीज के अंदर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको इस बात का बिल्कुल एक क्लैरिटी देंगे कि ये चीज़ किस तरह से आप उसको इवैल्व कर सकते हैं या किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। थ्योरीज आपको क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रही होती हैं। फिर बात कर लेते हैं जी इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी क्या कहते हैं, किसी चीज़ का खिंचाव, ठीक है। ये क्या होता है, ये खिंचाव होता है, यानी अब डिमांडेड क्वांटिटी में और सप्लाइड क्वांटिटी में कुछ कमी आना, कुछ चेंजेस आ जाना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, तो ये आपकी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब आपकी कोई सप्लाई या कोई आपका जो ऐसी साइड होती है, सप्लाई साइड है या आपकी जो डिमांड साइड है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। जैसे कि अब मैंने कहा ना कि प्राइस बढ़ गई तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया चीज़ों को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे एक मार्केट में खिंचाव पैदा हो गया, तनाव पैदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया, उसकी प्राइस हाई कर दी। जब उसकी प्राइस आएगी तो ऑलमोस्ट हमें इससे प्रॉब्लम क्या आया, हमें प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे पास जो कंडीशन थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, वो अनक्लियर विजन के थ्रू हमें मिल नजर आ रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो एक खिंचाव पैदा हो रहा है, वो खिंचाव भी हम डिमांड और सप्लाई पे हमारी इफेक्ट करता है। अंडर डेवलप्ड जब हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे बात करते हैं तो हमारी डिमांड और सप्लाई के अंदर ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं, इन फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, कंपेल्ड किया जाता है। तो ये फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो कराते हैं। फिर कंज्यूमर का जो है रैशनल बिहेवियर होता है, जैसा मैंने बताया कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन एक नहीं होती, वो अपनी
अपने लिमिटेड बजट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कोशिश कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो में बताया था, यूटिलिटी वाली वीडियो के अंदर, कि वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि यूटिलिटी जो है वो क्या होती है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट जब कस्टमर करने लगता है तो फिर क्या होता है कि आपके पास ये इलास्टिसिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जो इलास्टिसिटी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे चलकर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हम यहाँ इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस तरह से बता रहे हैं कि ये क्या कंडीशन है। फिर अगर बात कर लेते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपको वही बताई गई हैं, ये चीज़ इसलिए बताई गई हैं कि आपके पास ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप लोगों को ये समझ आ जाए कि ये जो आपकी डिस्कशन थी, इस डिस्कशन का बेसिकली क्या प्रॉब्लम था। ये जो कहना कि ये डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि आपको ये बात पता चल जाए कि आपका जो फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई शो कराती है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, वो आपका जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम उसको ये चीज़ देख चुके होते हैं, ये एलिजिबल होता है हमारे लिए कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उस डेटा के थ्रू हमें उसकी इलास्टिसिटी को भी देखना है, उसकी प्राइस लेवल को भी देखना है, उसकी कंजप्शन लेवल को भी देखना है, कंज्यूमर परचेजिंग इंडेक्स भी देखना है। कंज्यूमर परचेजिंग इंडेक्स के अलावा हमने जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अगर हम उसको देखते हैं तो हम उसकी लॉन्चिंग किस तरह से करेंगे, हम उसकी लॉन्चिंग इस तरह से करेंगे कि हम पूरे जो शीट्स होंगी या बार ग्राफ्स होंगे या चीज़ें होंगी, हम उनको देखकर ये समझ पाएंगे कि कंडीशन आपके लिए कितनी मौजूद साबित होगी और कितनी अच्छी साबित होगी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती कि हम जो है वो इसको टेक्निकली डील कैसे करते हैं, मगर ये टूल्स ऐसे होते हैं कि इन टूल्स के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको एनालिसिस में आसानी होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर एनालिसिस करने के लिए तैयार रहते हो, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, इसके वजह से आपको बहुत सारे रिजल्टिंग फैक्टर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ग्रूम हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए एक काम का जैसे कहना चाहिए एक जरिया बन रही हैं हमारे समझने के लिए। असल में इसको समझाने का मतलब यही है आपको यहाँ पर कि आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर हो जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन हर्डल्स किन किन चीज़ों से होकर गुजरती है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये वो टेक्निकल टूल्स हैं जिनकी लर्निंग, जिनकी आपको ऑथेंटिकेशन, जिनकी कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि आप जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ पर आपके पास क्या नेचर ऑफ जॉब या क्या नेचर ऑफ कंडीशन मौजूद है जिससे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, इसलिए आपको इसको चाहिए कि आप इसको बैलेंस फॉर्म में लेकर चलें, ताकि आपका जो नेचर ऑफ कंडीशन ऑफ जॉब है या नेचर ऑफ जॉब है वो आपकी क्लियर हो सके कि आपने किस लेवल पर कहाँ किस जगह पर क्या काम करना है और कैसे परफॉर्मेंस करनी है। वो परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके जॉब के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर। तो इसको हम मजीद आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये थ्योरीज हैं क्या, इसका क्या असल फैक्टर क्या, असल वजह क्या है इसकी।